हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन एवीएम क्लासेस। आज हम हमारे पिछले वीडियो में जो टॉपिक हमने किया था, यूजफुलनेस ऑफ द बोहस मॉडल एंड लिमिटेशन ऑफ द बोहस मॉडल और एनर्जी प्रिडिक्शन ऑफ द एटम्स इन एन शेल। तो उसी से रिलेटेड पहले तो एक टॉपिक करते हैं जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का जिक्र होगा। उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एनर्जी कंसेप्ट, राइट। तो इसी कंसेप्ट में, एनर्जी के कंसेप्ट में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, वैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म जो है वो हर एक एटम, हर एक एलिमेंट पे लागू होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम स्पेशली बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट्स और एक्साइटेड स्टेट में लाइन स्पेक्ट्रा दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम का ज्यादातर जिक्र होता है। और आपने अभी तक इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हाइड्रोजन एटम ही किया है या हाइड्रोजन लाइक एटम किए हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ये जो टर्म है, ये मैं आपको पहले बताती हूं कि है क्या, और फिर हम आगे चलते हैं कि ये आज किस चीज से रिलेट हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसे कोई एटम है, ये कोई एटम है, राइट। और सपोज ये एटम है कोई आपका सोडियम एलिमेंट ले लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम एलिमेंट मैंने ले लिया। तो मेरी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं, क्योंकि मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया 281, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 281। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। दूसरी शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक लास्ट शेल और ड्रॉ करती हूँ जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कि ये पॉसिबिलिटीज है कि इस जो एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 28 चाहिए। तो आप लोग ये पढ़ते आए हो कि दिस वन इज लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, लॉस कर रहा है, और लॉस करते ही ये सोडियम क्या बन गया? सोडियम आयन। तो बेटा, जब भी इसने लॉस नहीं किया था, हम इसको बोलेंगे गैसियस एटम, राइट। यानी कि ये किस स्टेट में है? अपनी ऑर्डिनरी स्टेट में है। लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। और इस आयन को हम बोलते हैं कैटायन। आपकी टर्म में ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, लेकिन अपने आप नहीं जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से अपने आप नहीं निकलता है, उसको कोई वहां से निकालता है। तो ऐसी एक एनर्जी जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है, उसी एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके नाम के ऊपर जाइएगा, आयोनाइज, यानी कि आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये आयन ही तो बना है ना, गैसियस एटम से आयन में कन्वर्ट हुआ। तो आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन देखेंगे, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इट इज द एनर्जी required to remove the electron completely from the atom to convert it into a positive ion। देखिए, जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होती है तो रिमूवल होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। रिमूवल होता है तब हमेशा कौन सा आयन बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है, राइट। तो जो एनर्जी, वैसे ये यहां पर एक ये भी होना चाहिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ, यानी कि कम से कम ताकत लगाने से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब यहां इस कंसेप्ट में इसका क्या यूज है? अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, देखिए ये तो हमने सोडियम एटम की बात कर ली, लेकिन हम यहां पर ले किसको रहे हैं? हाइड्रोजन एटम को। तो सोडियम एटम से हम वापस हाइड्रोजन एटम पर आते हैं कि हाइड्रोजन एटम के कंसेप्ट में ये कहाँ काम कर रहा है, राइट। हाइड्रोजन एटम के कंसेप्ट में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होके, ये इसकी कौन सी स्टेट हुई? ग्राउंड स्टेट। रिमूव होके लाइन स्पेक्ट्रा बनाता है, कौन सी स्टेट में जाता है? एक्साइटेड स्टेट। ये लाइन स्पेक्ट्रा बनाएगा और कैसी सीरीज बनाएगा? 6 सीरीज बनाएगा। पहली सीरीज में
जब ये अपने ग्राउंड स्टेट पर होता है तो n की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। मैक्सिमम n कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जा सकता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, इतना दूर जा रहा है। अब इतना दूर जा रहा है तो एनर्जी तो लगी रही होगी, या बिना एनर्जी के यहां से उठ के कहीं दूर चला गया, ऐसा तो होता नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पर अगर जाता है तो इन्फिनिटी वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब कैसे होगी वो यहां प्रेडिक्ट करके देखते हैं। चलिए मैं आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन बता रही हूं एच एटम की टर्म में। एच एटम यानी हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है उस वक्त, एन इन्फिनिटी। मैंने हाइड्रोजन एटम की बात की है, मुझे एनर्जी निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप इससे पहले ये एनर्जी की टर्म कर चुके हैं, ई एनर्जी, एन नंबर ऑफ शेल। हमने उस फॉर्मूले से 2 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर ई की पावर 4 एन स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, इस फॉर्मूले से एनर्जी कैलकुलेट करनी सीखी थी, है ना। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन एन के लिए है। अब एन यहां पर 2 हैं, एक है ग्राउंड स्टेट यानी कि एन 1 है, एक है इन्फिनिटी यानी कि एन इन्फिनिटी पे है, राइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ द एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कौन है, इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट कौन है, 1। इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही हमारी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। लिसन, अभी मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हमें वैल्यू चाहिए। इन्फिनिटी तक जाते 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 इस इलेक्ट्रॉन की अपनी ताकत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाता है, मतलब बहुत दूर चला गया। ये समझ लीजिए हमारी अर्थ के आउटर मोस्ट सरफेस से अगर हम कुछ बाहर यूनिवर्स में फेंकते हैं तो उससे अर्थ का कांटेक्ट क्या रहेगा, 0। अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन को हम इससे बहुत दूर ले जाते हैं तो न्यूक्लियस उसको नहीं अट्रैक्ट कर सकता, तो उस पर एनर्जी आप कितनी ही लगाइए उससे न्यूक्लियस को फर्क नहीं पड़ता, तो एनर्जी क्या हो गई, 0। रिमेंबर दैट, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर जाता है तो उस पर एनर्जी क्या लगेगी, 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इंफिनिटी पे होगा तो एनर्जी क्या लगेगी, 0। और इलेक्ट्रॉन जब पहली स्टेट में होगा तो एनर्जी वो लगेगी जो हमने कैलकुलेट करनी सीखी है। ये वैल्यू कहां से आई, एन की वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, जेड की वैल्यू 1, तो हमारे पास एज इट इज आ गई -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ये एनर्जी है कब, जब इलेक्ट्रॉन पहली ही स्टेप पर है यानी कि ग्राउंड स्टेट पर है। ई इंफिनिटी 0 हो गई, माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस। तो ये जो आंसर आया ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें है, पॉजिटिव। 21.8 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ये हमने हाइड्रोजन के लिए निकाली जहां पर जेड कितना होता है, 1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या रही, 1, और हमने एक्साइटेड स्टेट कौन सी ली, इंफिनिटी। हम जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इंफिनिटी से ही करेंगे। ऐसे ही आते हैं एच लाइक एटम्स पर। अगर हाइड्रोजन जैसे कुछ एटम हो तो क्या करना है, इंफिनिटी हमारी 0 रहेगी, इवन क्या रहेगी, वही रहेगी जो हम हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं। मैंने यहां लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इनटू में जेड स्क्वायर। देखिए इतना हिस्सा रख लिया, मतलब इतना हिस्सा मैंने वहां उठाकर रख लिया, यही वाला आंसर आया था ना माइनस में, इतना वाला हिस्सा उठाकर रख लिया इनटू में जेड स्क्वायर।
जेड स्क्वायर क्यों रखा? क्योंकि H लाइक एटम्स है, H नहीं है, H लाइक एटम्स है। सपोज मैंने पहला एग्जांपल ले लिया हीलियम का। हीलियम के लिए जेड कितना होता है? 2। अब हीलियम के लिए जेड होता है तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर H लाइक एटम, जेड स्क्वायर इंटू में आई आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, आयोनाइजेशन फॉर एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इंटू में जेड स्क्वायर। जेड कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको सिंबॉलिकली बता रखा है, आप एक्चुअल में ये वैल्यू वहां रखेंगे, राइट। 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम आप यहां पर रखेंगे, आप यहां पर रखेंगे, तब आपको किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी? हीलियम की। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल है लिथियम आयन। देखिए ये भी आयन है, ये भी आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके H जैसा बन गया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके हाइड्रोजन जैसा बन गया है। Z कितना है? 3। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम क्या होता है? 3। अब यहां Z स्क्वायर कितना हो गया? 9 और आयोनाइजेशन एनर्जी वही सिमिलर जो H एटम की है, तो हमें किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी? लिथियम की। बेटा इनका यूज करके हम काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा अब उस पर कंटिन्यू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। अभी अभी जो फॉर्मूला किया था वही हमें यहाँ एप्लीकेबल करना है। जरा ध्यान से करेंगे न्यूमेरिकल्स, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट बोहर्स ऑर्बिट। देखो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है कि पहली शेल, एन की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई? 1, और उसी में हमें उसी शेल का रेडियस भी कैलकुलेट। 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, एनर्जी कैलकुलेट करने का और रेडियस। जब बोहर्स मॉडल कंसेप्ट हमने किया था तो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, उन पॉइंट्स में मैंने एनर्जी के बाद तुरंत बाद रेडियस भी कैलकुलेट करना बताया था ऑफ एनी ऑर्बिट। Rn इज इक्वल टू R0 Z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। तो ये बात याद रखनी है कि हमने क्या किया है, हमें रेडियस निकालना है n स्क्वायर इंटू में अपॉन में Z। अब यहां से एनर्जी का फॉर्मूला फिर से रिमाइंड करते हैं, En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z स्क्वायर यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर। रिमेंबर दैट n स्क्वायर क्या है? शेल का नंबर जूल पर एटम। चलिए हीलियम एटम की बोल रहा है, हीलियम दैट इज हाइड्रोजन लाइक आयन। ये हीलियम आयन है, हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। हीलियम के लिए n फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो n क्या रहेगा? 1। Z कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। n 1 है, Z 2 है। फॉर्मूला हमारे सामने है, En की वैल्यू 1 -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में Z कितना है? 2 का स्क्वायर ओवर 1। n कितना है? 1 का स्क्वायर। सारे से हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी कैलकुलेट की। एनर्जी कैलकुलेट करते ही हमारे पास कितना आंसर आया? देखो यहाँ पॉजिटिव वाला कोई चक्कर नहीं है क्योंकि एनर्जी सिर्फ एक ही ऑर्बिट की पूछी है, डिफरेंस नहीं पूछा है। डिफरेंस पूछते और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछते तो ये वैल्यू कैसी हो जाती? पॉजिटिव, राइट। -8.72 10⁻⁻18 जूल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, -18 हो गया, -19 होना चाहिए था। बेटा डेसिमल के हिसाब से आप ये कैलकुलेशन देखो, अगर डेसिमल में एक पॉइंट आगे कर देती हूं तो मेरी वैल्यू यहां से 1 पॉइंट कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर मैं 87.2 × 10⁻⁻- लिखूं तो -19 जूल लिखा जाएगा। पर एटम की बात है तो ये भी पर एटम होता है, ये भी पर एटम है, एटम से एटम क्या हो गए? कैंसिल। तो एनर्जी किस में आई है? जूल में, राइट। ये तो थी एनर्जी। अब हम निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ H लाइक हीलियम एटम। पहले ही ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है, Rn इज इक्वल टू 0.0529। देखिए ये नैनोमीटर में वैल्यू है, हो सकता है आपको ये वैल्यू पिकोमीटर में मिले, हो सकता है ये वैल्यू आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में मिले, ये नैनोमीटर में वैल्यू है। R1 n की वैल्यू 1, 0.0529 एंड Z की वैल्यू
2, n कितना है 1 का स्क्वायर नैनोमीटर। पूरे को सॉल्व किया हमने तो r की वैल्यू कितनी आ गई 0.02645 नैनोमीटर। तो ये हीलियम एटम के लिए था बेटा। हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, रेडियस कैलकुलेट करना था। हमने ये दोनों कैलकुलेट कर लिए। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, हम उसके पास आते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन एटम की, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आपको ये फॉर्मूला भी एनर्जी के साइमल्टेनियसली ही मिला था। आपको गिवन है कुछ, यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है स्टेशनरी स्टेट का, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, आपको 1 जूल का कन्वर्जन गिवन है। 1 जूल का कन्वर्जन ये भी हो सकता है 1 किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होगा अभी बीच में ही हम आपको इसके बारे में बता देंगे। देखिए यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हमें दिख रहा है, ये है एंगुलर मोमेंटम को लेकर। एंगुलर मोमेंटम, हालांकि अभी ये काफी बच्चों के लिए नया वर्ड है एंगुलर मोमेंटम। ये हम करेंगे अभी जब हम डी ब्रॉय इक्वेशन करेंगे, या डी ब्रॉय इक्वेशन जो वेवलेंथ हमने की है उसको हम ड्यूअल नेचर के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम ये फॉर्मूला भी करेंगे। तो एक बार इसको यहाँ पर रिमेम्बराइज कर लीजिए। MVR एंगुलर मोमेंटम, MVR मास वेलोसिटी रेडियस, NH/2π। ठीक है, ये रिलेशन होता है हमारे एटम की इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो वेव की फॉर्म में भी, पार्टिकल की फॉर्म में भी सर्कुलर मोशन जो करता है, हम उसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म में यहाँ पर बात करेंगे। तो इस फॉर्मूले से ही रीअरेंज करने पर हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। मैंने यहाँ पर v रखा, यहाँ पर आ गया NH/2πmr। बेटा सारी वैल्यूज हमें गिवन है, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला है तो n की वैल्यू क्या हो गई 1। रिमेंबर दैट n की वैल्यू वही होगी जो आपको ऑर्बिट कंसिडर करने के लिए बोला गया है। आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, n की वैल्यू हो गई 1, h हो गया 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31 kg और r 0.529 10⁻10 मीटर। देखिए मीटर में कन्वर्ट किया है मैंने, क्वेश्चन में किस में दे रखा है आर्मस्ट्रॉन्ग में, आपको कन्वर्जन आता है। आर्मस्ट्रॉन्ग को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यू हैव टू राइट 10⁻10 मीटर, राइट। लेकिन एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है, 1 किलो जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी कन्वर्जन को देखते हैं। एनर्जी यानी कि 1 जूल क्या होता है, वर्क डन। ये कन्वर्जन है थोड़ा सा, वर्क डन। वर्क डन किसको बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने फोर्स की वैल्यू रखी मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस मल्टीप्लाई में हो गया। मास के लिए यूनिट होती है किलो केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। बेटा यहां से मुझे टोटल सम में क्या मिला कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सब कुछ किसके इक्वल है 1 जूल के। तो यहां से मैं 1 जूल को कन्वर्ट कर सकती हूँ आसानी से। तो मुझे जब ये वैल्यूज में पुट करूंगी तो मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास सारे को कैलकुलेट करने पर, 2.189 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ऑल ऑफ द यूनिट्स हैव बीन कैंसिल्ड बिकॉज एनर्जी की जो वैल्यू है वो मुझे किस टर्म में मिली, 1 जूल किस टर्म में मिला। मैंने यहां पर 1 जूल को कन्वर्ट कर लिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 जूल को कन्वर्ट किया तो केजी मीटर और ये यूनिट लेस है, ये सब आपस में क्या हो गए कैंसिल। तो मुझे क्या मिल रहा है, किस रूप में मिल रही है, मीटर पर सेकेंड में। यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना है। नाउ दिस इज द वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H atom. Further we discuss more and more practice questions and take your doubt session.